आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th सोशल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। देखिए, सोशल साइंस का जो हमारी हिस्ट्री है उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और यहाँ पर इस चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक चीज को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो यहाँ से आपका 10 नंबर आ जाएगा, 10 नंबर आपके पॉकेट में हो जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो 10 नंबर बहुत ज्यादा होता है। वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा, हर एक चीज को यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है क्या है कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है, व्याख्या करें। देखिए, सिकुड़ने का मतलब क्या होता है, जैसे मान चलिए इतना बड़का कोई चीज है, सिकुड़ जाएगा तो वो छोटा जैसा हो जाएगा। मतलब देखिए, बात यही होता है कि जो 16वीं सदी से अगर पहले का बात किया जाए तो जो भी लोग थे, मतलब देशों के बीच आना जाना नहीं था, मतलब कोई किसी से कोई लेना देना ही नहीं था, ना संबंध अच्छा था। लेकिन बाद में क्या होता है, संबंध बढ़ता है, देशों के बीच आना जाना होता है, तो बस जिससे लोगों को क्या लगता है कि दुनिया क्या हुआ, सिकुड़ने लगा। वही चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देख लीजिए, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि 16वीं सदी से पहले तक विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच आपसी संबंध, व्यापार और व्यवसाय का अभाव था। परंतु 16वीं सदी में संसार के विभिन्न लोगों के संबंधों में वृद्धि हुई, आना जाना बढ़ा, रिलेशन बढ़ गया। जैसे अभी देखिए, भारत का जो संबंध है हर एक देशों के साथ बहुत ही अच्छा है, ठीक है। फिर आगे क्या है कि 16वीं सदी में संसार के महाद्वीप के बीच व्यापार, व्यवसाय, संस्कृति, विचारों का आदान प्रदान और लोगों का आना जाना बढ़ा। इससे लोग एक दूसरे के नजदीक आए और लोगों को लगा कि दुनिया सिकुड़ने लगी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको समझा भी दिया। देखिए, बात यहाँ पर देखिए, आप लोग जैसे कि एग्जाम में लिखेंगे कैसे, तो कुछ नहीं करना, जैसे दुनिया सिकुड़ने लगी, इसका मतलब क्या है, हम लोग लिखेंगे कि 16वीं सदी से पहले मतलब आना जाना नहीं था विभिन्न देशों के बीच। फिर क्या होता है, बाद में 16वीं सदी के बाद क्या होता है, या फिर 16वीं सदी में क्या होता है, आना जाना बढ़ जाता है, जिससे लोगों को क्या लगता है कि मतलब सब जब एक साथ आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि दुनिया सिकुड़ने लगा। ऐसे आपको लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैं आपको जैसे बताऊंगा आपको बिल्कुल वैसे लिखना है, आप अपने तरीके से लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्या है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, रिंडरपेस्ट का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी को छाप देना है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, तो रिंडरपेस्ट पहला बात तो पशुओं में फैलने वाली एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। ये जो बीमारी है ये सबसे पहले अफ्रीका में फैला था। कब फैला था, 1890 के दशक में फैला था। ये जो बीमारी था ना, इससे क्या हुआ, मतलब यहाँ पर जो अफ्रीका है वहां के लगभग 90% पशुओं का मौत हो जाता है। तो अगला पॉइंट क्या है कि यह बीमारी उन पशुओं के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे, ठीक है, मैंने पशुओं के साथ ये बीमारी आया था। इस बीमारी से लगभग अफ्रीका के 90% पशु मौत के शिकार हो गए, मतलब मर गए। इस बीमारी से अफ्रीका के लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब वहां की जो अफ्रीका के जो लोग थे उन लोगों को मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया। बहुत सारे किसान जिनके पशुओं की मौत हो गई एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। जाहिर सी बात है सर, जिनका जो साधन था वही नहीं रहेगा तो कैसे कमाएगा। जिस व्यक्ति का घर परिवार पशुओं से चल रहा था वो जीते जी तिल तिल कर मर रहे थे। देखिए, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद होगा। अब अफ्रीका के लोगों के पास खानों और बगानों में मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मतलब वो लोग कोई कारखाना में काम करेगा या फिर बगानों में काम करेगा। इससे यूरोपियों को पूरे अफ्रीका को गुलाम बनाने का अवसर प्राप्त हो गया। बहुत ही सिंपल है, कर लीजिएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है कर्ण लॉ का है। कर्ण यानी मक्का यानी कि जौनरा तो खाए होंगे ना। चलिए कर्ण लॉ देखिए, कर्ण लॉ क्या था, तो देखिए मकई के ऊपर एक मतलब कानून लगाया गया था जिसे को कर्ण लॉ बोला जाता है। और यहाँ पर इसे समाप्त क्यों कर दिया गया और जब इसको समाप्त कर दिया गया तो क्या परिणाम हुआ, हर एक चीज को आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहला बात, ये जो कर्ण लॉ है ये आपका कहाँ फैला था, मतलब कहाँ हुआ था, ये ब्रिटेन में हुआ था। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, ठीक है, जो ब्रिटेन का आबादी है बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। अब आबादी अगर बढ़ेगा तेजी से तो खाने का सामान का डिमांड भी बढ़ेगा, मांग भी बढ़ेगा, जिससे देश में भोजन की मांग भी बढ़ने लगी। ऐसी स्थिति में बड़े भूस्वामी जो थे, मतलब बड़े बड़े जो भूस्वामी थे, लाभ कमाने के चलते सरकार के ऊपर दबाव डालने लगा कि मक्के के आयात पर रोक लगा दी जाए। मतलब बाहर देश से जो मकई आ रहा है उस पर रोक लगा दिया जाना चाहिए कि बाहर से मकई नहीं आना चाहिए। फिर सरकार ने एक कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी। मतलब जो मकई है, जो जौनरा है, उसके आयात पर रोक लगा देता है कि बाहर से कोई भी मकई नहीं आएगा, ठीक है। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई थी उसे ही कर्ण लॉ कहा जाता था। मतलब जिस कानून से मकई यानी कि जौनरा के ऊपर जो यहाँ पर कानून लगाया गया, रोक लगाया गया, इस कानून को ही बोला जाता है कर्ण लॉ। बात बहुत सिंपल है, देखिए अब यहाँ पर जो कर्ण लॉ है, कर्ण लॉ को समाप्त क्यों कर दिया गया, देखिए तो इस कानून के लागू हो जाने से देश में खाने के सामान की कमी हो गई। देखिए खाने का सामान कम ही हो गया, मतलब नहीं, अब बाहर से आ ही नहीं रहा तो कहाँ मिलेगा। तो उनकी कीमतों में भारी वृद्धि हुई और दाम भी देखिए, जब खाने का सामान कम रहेगा तो दाम भी ज्यादा लगेगा उसका।
खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों एवं स्थानीय निवासियों ने विरोध किया और अंततः सरकार को कर्न लॉ समाप्त करना पड़ा। माने देखिए जो उद्योगपति है, जो ब्रिटेन के जो निवासी थे, उन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा, तो उन्होंने विरोध किया और सरकार को लास्ट तक क्या करना पड़ा, कर्न लॉ को हटाना पड़ा। अब जब कर्न लॉ हट गया तो क्या हुआ, देखिए कर्न लॉ के समाप्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा, मैंने बहुत ही कम दाम में हर चीज मिलने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। मैंने जो वहां से जो माल आ रहा था उसका जो दाम था, ब्रिटेन में जो चीज था ना उससे भी मतलब कम दाम में सप्लाई होने लगा। इसके कारण ब्रिटिश किसानों की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सके। हजारों लोग बेरोजगार हो गए तथा माल के काम के तलाश में शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। और ये जो चीजें इसको मैं आपको नीचे और अच्छी तरीके से लिखा देता हूँ। देखिए कर्न लॉ का और एक क्वेश्चन आ सकता है, कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। देखिए वीडियो का लेंथ भले बड़ा होगा लेकिन आप लोग वीडियो पर बने रहिए, हर एक चीज समझ में आएगा कि कर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसले के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। वही चीज है सर जो मैंने आपको अभी ऊपर में जो पढ़ाया ना, वही चीज को यहाँ पर मैंने थोड़े सिंपल तरीके से लिख दिया है और यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए मैंने किस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि 18वीं सदी के लास्ट में या फिर अंत में, जो भी हो एक ही बात है, अंत लास्ट जो भी है, ब्रिटेन की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है, जिसके चलते भोजन का डिमांड भी बढ़ जाता है। जनसंख्या बढ़ने के कारण कृषि उत्पाद काफी महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामी के दबाव में सरकार ने क्या किया, मक्कार्न यानी कि मकई के आयात पर भी रोक लगा दिया। कर्न यानी कि मक्का पर लगाए गए इस कानून को ही क्या बोला जाता है, कर्न लॉ बोला जाता है। खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ने लगे तो लोगों में हाहाकार मच गई। बाद में खाद्य पदार्थों की अत्यधिक कीमतों से परेशान उद्योगपति एवं शहरी बासिंदों ने सरकार को यह कर्न लॉ समाप्त करने पर मजबूर कर दिया। जो मैंने आपको ऊपर में पढ़ाया ना, वही सब चीज को यहाँ पर मैंने पॉइंट पॉइंट बनाकर लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए सर, देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, देखिए मैं आपको बात यहाँ पर सिंपल बता देता हूँ। देखिए इस चीज को अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो जो मैं आपको नीचे वाला जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका भी जो आप लोग आंसर लिखेंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर ये वाला जो है ना कर्न लॉ के समाप्त होने का जो परिणाम है, इस चीज को आप लोग ये वाला लिख लीजिए, सबसे बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा था, ये जो चीज होगा इसको आप लोग ये वाला लिख लीजिए, सबसे बेस्ट होगा। देखिए कि इस कानून के हटने के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े जो निम्नलिखित है। खाद्य सामग्री सस्ती हो गई, जिससे साधारण गरीब जनता को खूब लाभ हुआ। जब बाहर से खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में इंग्लैंड आने लगे तो वहां के भूस्वामी बर्बाद हो गए। ऐसे बहुत से ग्रामीण लोग नौकरी की तलाश में शहरों के भागने लगे, जिससे शहर की हालत भी खराब हो गई। इसको लिख दीजिएगा, बहुत ही बेस्ट है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, महामंदी को देख लेते हैं। महामंदी क्या है, तो महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। देखिए बात बहुत सिंपल है, क्या है महामंदी माने क्या होता है, माने जब बाजार जो रहेगा ना, बाजार सामानों से पूरा भरा रहेगा, ठीक है, लेकिन खरीदने वाला कोई आदमी नहीं रहेगा, उसको बोला जाएगा मंदी, ठीक है। और ये मंदी जब बहुत ही अधिक मात्रा में होगा तब इसको बोला जाएगा महामंदी। मान के चलिए आपका दुकान है, आपका क्या दुकान है, आपने क्या क्या बहुत सामान बना के रख दिया, कोई खरीदने के लिए आ ही नहीं रहा है, तो क्या बोलिएगा आप, कह रहे अभी बहुत मंदी बाजार चल रहा है, बेचा ही नहीं रहा कुछ भी। वही बात होता है मंदी और महामंदी। चलिए देख लीजिए इसका आंसर। महामंदी बाजार की वह स्थिति जब बाजार सामानों से भरा हो लेकिन खरीदार नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। ऐसे में जो बाजार की हालत होगी वह मंदी कहलाएगी। यदि मंदी गहरी हो तो महामंदी कहलाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महामंदी सन 1929 ईस्वी से शुरू हुआ था, कहाँ से, अमेरिका से, और देखते देखते 1931 तक रूस को छोड़कर विश्व के हर एक देश में फैल गया। जो यहाँ पर क्या महामंदी, यहाँ पर महामंदी दो लिखिएगा। महामंदी के जो कारण है क्या क्या है देख लीजिए। पहला पॉइंट, महामंदी क्यों हुआ था, इस बात को समझ लीजिए। देखिए बात यहाँ पर क्या क्या है, एक करके पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं। तो महामंदी क्यों फैला था, महामंदी का आरंभ क्यों हुआ था, देखिए महामंदी चीजों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुआ था। मानी जितना जरूरत नहीं है उतना यहाँ पर सामान बना दिया गया था। मान के चलिए आपका दुकान है, अगर आपकी दुकान में 100 पीस सिंघाड़ा बेचाता है प्रतिदिन, अगर आप 500 पीस बना देंगे तो क्या होगा, नहीं बेचाएगा, हुआ ना महामंदी। ऐसे ही हुआ था। 1930 में अमेरिका में तैयार माल कितने भंडार हो गए कि उनका कोई खरीदार न था, कोई खरीदने वाला ही नहीं था, इसलिए कुछ मतलब बेचाया नहीं, इसलिए महामंदी हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए थे कि वे अमेरिका से माल आयात करने की अवस्था में ना थे, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे देश जो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उस टाइम इतना कमजोर हो गए थे कि उनके पास पैसा ही नहीं था, तो बाहर से माल कैसे मंगाएगा। जब तैयार माल का कोई खरीदार न रहा तो वहाँ के कारखाने बंद हो गए और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। जब माल ही नहीं बेचाएगा तो कारखाना बंद होगा, जब कारखाना बंद हो जाएगा तो जो भी काम करते थे वहाँ के जो मजदूर थे वो बर्बाद हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे।
जब कारखाने बंद हो गए तो किसानों के पैदावार का भी कोई खरीदार न रहा, इस तरह किसान भी बर्बाद हो गए। अमेरिका का जो शेयर मार्केट है, शेयर एक्सचेंज मार्केट जो था, वहाँ का शेयर का जो दाम था, कीमत जो था, उसमें भी गिरावट आ गई, जिससे लाखों व्यापारियों का क्या हुआ, दिवाला निकल गया। देश के बहुत सारे बैंक भी बंद हो गए, जिससे जो कारखाना चल रहा था पूंजी के कारण वह भी बंद हो गए, जिससे बेरोजगारी और बढ़ने लगी। बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए सर, सुपर डुपर हिट प्रश्न है। क्या है प्रश्न यहाँ पर हमारे पास कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी या फिर महामंदी का जो प्रभाव पड़ा था उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सन 1929 से 1934 ईस्वी तक भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी का काफी प्रभाव पड़ा। ठीक है, प्रभाव रहा। क्या हुआ देखिए, इस समय भारत के आयात और निर्यात में लगभग 50% की कमी आई। माने जो सामान बाहर देश जाता था या फिर जो बाहर देश से हमारे देश आता था, इसमें 50% की गिरावट आ गई, 50% कमी हो गया इसमें। इस महामंदी का प्रभाव बंगाल के पर्सन पैदा करने वाले लोगों पर ज्यादा पड़ा, क्योंकि पर्सन के मूल्य में 60% की कमी आ गई थी। ठीक है, बंगाल के जो लोग पर्सन पैदा करते थे, पर्सन का दाम इतना कम गया था ना, 60% दाम कम हो गया था, जिससे उन लोग का एकदम समझिए कि बर्बाद हो गया, जिससे बंगाल के पर्सन उत्पादक बर्बाद हो गए और वे कर्ज के बोझ के तले दब गए। गेहूं तथा अन्य खाद्य सामग्री के मूल्य में भी 50% कमी आ गई थी, इसलिए इस महामंदी से किसान भी बर्बाद हो गए। खाद्य सामग्री के मूल्य में कमी की वजह से किसान बर्बाद तो हो ही रहे थे, साथ ही सरकार उनके भूमि कर तथा अन्य कर में कोई कमी नहीं कर रहे थे। किसान बर्बाद हो ही रहे थे, लेकिन जो टैक्स लग रहा था, टैक्स में कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं, कोई माफी नहीं। अगला जो प्रश्न है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या कि ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। तो चलिए बात करेंगे ब्रेटन वुड्स समझौता। देख लीजिए यहाँ पर ब्रेटन वुड्स समझौता एक्चुअल में है क्या, किस प्रकार से क्या है क्या नहीं है। देखिए, जो ब्रेटन वुड्स समझौता है, इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स समझौता भी कहा जाता है, क्यों। देखिए, बात को समझ लीजिए कि जो ब्रेटन वुड्स समझौता है, किस प्रकार से क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ है, हर एक चीज को देखते हैं। देखिए, हमारा जो ब्रेटन वुड्स समझौता है क्यों हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था हमारा 1939 से लेकर 1945 तक, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में एक समझौता हुआ, जिसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहते हैं। ठीक है, देखिए ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जो यहाँ पर देखिए अमेरिका की एक जगह है जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर, जगह का नाम है ब्रेटन वुड्स, इसलिए इसका नाम भी ब्रेटन वुड्स समझौता पड़ा था। देखिए, जब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, उस टाइम देखिए बहुत सारे देशों का जो आर्थिक स्थिति खराब हो गया था, इसी के चलते इस मतलब समझौता को क्या गया था। और ये जो समझौता है ना, इससे जो विकसित देश है उन लोगों को ही ज्यादा मदद हुआ है, उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट हुआ है। और यहाँ पर ये जो ब्रेटन वुड्स समझौता है, इसमें दो चीज हुआ है, एक IMF का निर्माण किया गया था और एक IBRD यानी कि विश्व बैंक का निर्माण किया गया था। तो इस समझौते में दो संस्थाओं की स्थापना की गई, जो निम्न प्रकार से है। तो सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स समझौता में IMF की स्थापना की गई, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना किया गया, जिसको हिंदी से बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते IBRD का गठन किया गया, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है। IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको हम लोग विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़े, आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न ही हमारा लास्ट प्रश्न है, इतना कर लीजिए आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि G77, जिसको हम लोग ग्रुप 77 भी बोलेंगे, तो ग्रुप 77 का माने क्या है। G77 को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतनों की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है, व्याख्या करें। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ब्रेटन वुड्स जो था ना, इससे केवल विकसित देशों को लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो यहाँ पर विकासशील देश या फिर जो भी धीरे धीरे विकसित कर रहे हैं वैसे देशों को लाभ नहीं हुआ। तो उन लोगों ने क्या किया, G77 नामक एक संस्था का निर्माण किया। वो चीज यहाँ पर लिखा गया है कि G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह था जिन्हें 1944 में होने वाले ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था, कुछ भी लाभ नहीं हुआ था, इसलिए वो एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग कर रहे थे। G77 समूह की मूल स्थापना 77 देशों ने मिलकर की थी। जिस टाइम इसका स्थापना हुआ था उस टाइम मात्र उसमें 77 देश शामिल थे, लेकिन बाद में बहुत से देश इसके सदस्य बनते गए। भारत भी G77 का यहाँ पर सदस्य है। अब G77 को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में विकास किस प्रकार से हुआ, देखिए। तो सर जो अभी मैंने आपको बताया ना कि ब्रेटन वुड्स में हुआ, आपको लिख देना कि जो IMF IBRD का जो निर्माण हुआ है, तो ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में IMF और IBRD यानी कि विश्व बैंक का जन्म हुआ, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि IMF और IBRD पर केवल कुछ शक्तिशाली देशों का दबदबा था, इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ न हुआ। इसलिए इन ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतनों की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों के G77 नामक देशों ने नई आर्थिक प्रणाली की मांग की, ताकि उनके अपने आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या उद्देश्य है, जैसे देख लीजिए कि उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके, उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिल सके, उन्हें अपनी तैयार माल के लिए विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। तो इसीलिए यहाँ पर G77 का मतलब यहाँ पर गठन किया गया था। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे बता दिया। अगर आप लोग इतना सारा कर लेते हैं तो 10 नंबर आपके पॉकेट में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आपको 10 नंबर मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।